अध्याय 1431 स्थान मायने रखता है। काल ध्यान से देख रहा था, जैसे ही घुसपैठिया अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। काल की आवाज जानबूझकर उसे खुद पर संदेह करने के लिए बनाई गई प्रतीत हो रही थी, लेकिन फिर भी इस बात की संभावना थी कि वह सच कह रही हो। इसलिए उसने वही पहला विकल्प चुना जो उसके पास उपलब्ध था। सोने के संदूक से भीतरी गोलाकार का एक टुकड़ा निकला, जो 9 टुकड़ों में से एक था। इससे उसका काम अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस आकार के पत्थरों की केवल एक ही परत थी, जबकि अन्य पत्थर उसके चारों ओर कई संकेंद्रित वलय बनाते थे। सही स्थान चुने, यह आपकी पहली जादुई सिद्धांत चुनौती है, दीवार पर दिखाई दिया। काल जानता था कि यह एक चालबाजी वाला सवाल था। ये भीतरी घेरा था और वो पहला मोहरा था जिसे रखा गया था। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कहाँ रखा, बाकी सभी पत्थरों को उसी स्थान के संदर्भ में रखा जाएगा। हालांकि अमर व्यक्ति को इस बात का पता नहीं था, और उसने तुरंत अपने निर्णय में सहायता के लिए विभिन्न उपकरण निकालना शुरू कर दिया। एक कंपास, एक प्रोट्रैक्टर, रूनिक भाषा की एक पाठ्य पुस्तक, एक टेप माप, अनुष्ठानिक मोमबत्तियां, अगरबत्ती और कॉफी का पूरा एक जग। अरे, ये तो पेशेवर शोधकर्ता है। कॉफी का विशाल डिब्बा देखकर कारा हंस पड़ी। हाँ, और ऐसा लगता है कि वह पत्थरों पर खुदे हुए प्रतीकों को पढ़ सकता है। मुझे आश्चर्य है कि जब एक एक करके ही प्रतीक निकल रहे हैं तो वह उनमें से कितना समझ पाएगा। मिस्टी ने पूछा। अमर प्राणी पत्थरों पर खुदे हर प्रतीक को लिख रहा था, लेकिन काल जानता था कि वे क्रम में नहीं थे, और बाहर से उनमें से केवल कुछ ही दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसके जैसे प्रशिक्षित शोधकर्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक बार जब वो जादुई संबंधों की जांच शुरू कर देगा, तो उसे समझ में आने लगेगा कि पत्थर को किस तरह काम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1 घंटे बाद भी वो उन असंख्य प्रतीकों और अधूरे जादुई संबंधों को घूरता रहा। इसे करने का कोई बेहतर तरीका तो होना ही चाहिए। सही और गलत जगह तो निश्चित रूप से है, और यह 9 केंद्रीय स्थानों में से केवल एक में ही फिट बैठता है। बाहरी छल्लों में अलग अलग आकार के पत्थर लगे हैं, लेकिन कोई निशान नहीं है जिससे पता चले कि इस व्यवस्था को किस दिशा में रखना है या इसका क्या काम है, उसने शिकायत की। कारा जोर जोर से हंसने लगी, और शोधकर्ता ने दीवारों को घूरना शुरू कर दिया। मुझे पता था, इसका एक स्पष्ट उत्तर है, और मैं बस उसे पहचानने से चूक गया। उसने फिर से कमरे का मुआयना किया, फिर अपने औजारों का अध्ययन किया। धिक्कार है, अगर ये दिशात्मक एरे नहीं है तो मैं चीखने लगूंगा। कारा और जोर से हंसने लगी, जबकि मिस्टी ने एक संदेश प्रसारित किया। क्या तुम चीखने में माहिर हो? मुझे यकीन है कि तुम्हारी चीखने की आवाज सबसे अच्छी होगी, उसने मोहक स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। शोधकर्ता को कॉफी पीते समय खांसी आ गई। ये किस तरह का घिनौना मुकदमा है? क्या ये किसी राक्षसी की आवाज है, या उसका मतलब सचमुच चीखना था? क्या ये फिर से वही डार्क एल्विन पुजारिने है? मैं तो लगभग अपनी बात भूल ही गया था। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे एक और पत्थर मिल सकता है, ताकि मेरे पास संदर्भ के लिए कुछ हो? क्या परीक्षण लेने वाला दूसरा भाग मांग रहा है? हाँ, नहीं? जी कहिए। कारा ने सिर हिलाया जब एक दूसरा सुनहरा संदूक तैरता हुआ उसके हाथों में आ गिरा। अच्छा, उसने जादुई सिद्धांत के बारे में पूछा। रुको, हमें यह देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। हम शायद उससे जादुई सिद्धांत सीख सकते हैं। काल ने माथे पर शिकन डाली। सिद्धांत में तो ये ठीक था, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी आधे समय क्या कर रहा होता है। पत्थरों पर शोध करने का उसका तरीका बिल्कुल बेतुका था। वे लगभग 1 घंटे तक चुपचाप देखते रहे, तभी काल को समस्या समझ में आई। उसे माना मैनिपुलेशन समझ नहीं आता। वह पत्थर के भीतर मौजूद शब्दों और ऊर्जा संबंधों का उपयोग करके इसे समझने की कोशिश कर रहा है। मिस्टी ने सिर हिलाया। वो इस चुनौती को तो बिल्कुल नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसका सैद्धांतिक ज्ञान अच्छा है, उसे सांत्वना पुरस्कार मिल सकता है। मुझे लगता है कि मटिल्डा ने कमरे पर कैओटिक जोन का इस्तेमाल किया है, इसलिए अगर वो कुछ भी सही बताता है तो उसे इनाम मिलना चाहिए। दूसरा पत्थर तीसरी अंगूठी से था, और कोई भी कड़ी सीधे पहले पत्थर से नहीं जुड़ी थी। इतना ही नहीं, बल्कि रूनिक लिपि में लिखे वाक्य भी पूरी तरह से एक दूसरे से असंबंधित थे। धिक्कार है, वे स्पष्ट रूप से एक ही सरणी का हिस्सा है, लेकिन इससे मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। अब मेरे पास 2 पथरी हैं और मुझे पता नहीं कि उन्हें कहाँ रखना है। जब तक मैं उन सभी को निकालकर उनका अध्ययन नहीं कर लेता, तब तक मुझे नहीं पता कि क्या करना है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। सभी लिंक दूसरे पत्थरों की ओर ले जाते हैं, और दिशा का कोई संकेत नहीं है। इसलिए अगर मैं पहला पत्थर रख दूं और दूसरा मांगूं,
तो शायद मैं त्रिकोणीकरण प्रक्रिया का उपयोग करके उसे सही ढंग से ढूंढ सकूं। कांपते हाथों से उसने भीतरी घेरे के पत्थर को उसकी जगह पर रखा और सरणी पर वो स्थान रोशन हो उठा। ठीक है, राहत मिली। पहला पत्थर तो लग गया, अब मुझे बस अगले पत्थर के लिए सही जगह ढूंढनी है। चलो देखते हैं। इसका पहले पत्थर से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम उन सभी जगहों को खारिज कर सकते हैं जिनका संबंध है। काम करते हुए वो बुदबुदाया। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें बची थीं, और वो इस संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता था कि वो गलत जगह चुन लेगा। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि अगर उसका अनुमान गलत निकला तो क्या होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मुझे एक और पत्थर चुनने देगा, उसने उम्मीद से पूछा। अचानक एक सोने का डिब्बा चमक उठा और तैरता हुआ उसके हाथ में आ गिरा। कुछ मिनटों की जांच के बाद उसे पता चला कि यह पत्थर सीधे पहले पत्थर से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो यह नहीं बता सका कि इसका कौन सा भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। दोनों को जोड़ने वाला चिन्ह इस पत्थर के संकरे किनारे के केंद्र में था, इसलिए कुछ भी हो सकता है, इन्हें एक दूसरे के अनुरूप रखें। यही सबसे अच्छा विकल्प है। दोनों ओर के अंतिम छोर पर अंकित प्रतीक चिन्हों को एक दूसरे के अनुरूप रखें। अगर मैं इसे इस तरह सेट करूं तो भी चेहरा उसी दिशा में रहेगा और वहां। जैसे ही उसने पत्थर को उसमें रखा, दूसरी जगह रोशनी से जगमगा उठी, लेकिन तभी आपदा आ गई। वो भूल गया था कि उसके दूसरे हाथ में एक पत्थर था और बिना सोचे समझे उसने खड़े होने के लिए इसका सहारा लिया। जिस स्थान पर तीसरा पत्थर जमीन को छूता है वह लाल रंग से जगमगा उठा और एक नया दीवार पर कुछ शब्द दिखाई दिए। गलत स्थान निर्धारण, जादुई सिद्धांत परीक्षण विफल रहा। अध्याय 1432 मुकदमा असफल रहा। मिस्टी इस बात की बेतुकीपन पर हंस पड़ी कि आपने खड़े होने में मदद के लिए किसी चीज का सहारा लिया और इस वजह से मुकदमा हार गए, जबकि कारा ने अपने देखने वाले कटोरे में अमर के प्रतिबिंब की ओर इशारा किया और उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाया। वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। परीक्षण की शर्तें मटिल्डा द्वारा निर्धारित की गई थीं, और वे यहाँ केवल अवलोकन करने के लिए थे। 2% कार्य पूरा हुआ, इनाम दिया जाएगा। दीवार पर यह संदेश लिखा था। अमर व्यक्ति को उम्मीद थी कि शायद इस यात्रा से उसे कुछ सार्थक हासिल हो सके। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि यह पहेली एक पौराणिक अराजक ड्रैगन द्वारा बनाई गई थी। अब उसके लिए बिना थोड़ा बहुत मजाक उड़ाए इससे बच निकलना नामुमकिन था। सूचना मिलने के कुछ ही क्षण बाद अमर प्राणी को एक मिथिक रैंक की जादूगर छड़ी और एक छोटा लकड़ी का बक्सा देकर उसका पुरस्कार प्रदान किया गया। खैर, मुझे इससे कुछ तो मिला। मुझे शायद यह नहीं पता कि पहेली क्या बना रही है, लेकिन शायद ये मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कारा बेतहाशा हंस पड़ी। उसकी आवाज पहेली वाले कमरे में गूंज उठी। तभी अमर प्राणी को एहसास हुआ कि उसे उत्थान की छड़ी और टिश्यू का एक शानदार डिब्बा मिला है। मिस्टी ने उन्हें आंख मारी और फिर पहेली वाले कमरे में कोहरा छा गया और अमर प्राणी गायब हो गया। यह मजेदार था। मुझे लगता है कि जब तक कोई इसे लेने नहीं आता तब तक मुझे इस पहेली को यहीं रखना अच्छा लगेगा। तो हम कहाँ थे? ठीक है, आपने अभी अभी खुद को बचाया था और अब मुझे शायद आपको घर वापस भेज देना चाहिए, या फिर हम एक छोटे से रोमांच पर चल सकते हैं। कारा ने अपना एक पंजा उठाया और ड्रैगन ने सिर हिलाया। ये 2 वोट साहसिक कार्य के पक्ष में है। बहुमत का नियम लागू होता है। वो कुछ करने ही वाली थी कि तभी लेजेंडरी रैंक वाली मटिल्डा कमरे में दाखिल हुई, जो देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसने 1 हफ्ते से नींद नहीं ली हो। और ज्यादा मुसीबत खड़ी मत करो, मुझे कुछ देर के लिए अमरलोक में कुछ काम निपटाने हैं। बस उन्हें वापस भेज दो और तुम किसी और दिन रोमांच पर जा सकते हो, उसने निर्देश दिया। मिस्टी ने आह भरी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने जो पहेली वाला कमरा बनाया था वह बहुत मजेदार था। उसने कैसा प्रदर्शन किया? हाथ में एक मोहरा लिए हुए वह लड़खड़ा गया और तीसरे मोहरे पर असफल हो गया। मटिल्डा मुस्कुराई और सिर हिलाया। वो इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा। उसकी निगाहें काल की आत्मा में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वो उसे निहार रही हो। आप अमरता के करीब पहुंच रहे हैं। हमें आपको वापस भेजना ही होगा ताकि आपके स्वर्गारोहण से पहले बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर पहुंच सकें। कारा ने गहरी सांस ली और अजगर ने उसके रोएदार सिर पर थपथपाया। तुम भी, लेकिन तुम्हें तो कार्यक्रम पहले से ही पता है। ये तथ्य कि अराजकता से जुड़े वे 2 जानवर उससे रहस्य छिपा सकते थे, काल के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सिरदर्द था, जो अपने साथी प्राणियों के विचारों को चुपके से सुनने का आदी था। शायद आपको अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हाँ, कुछ खा भी लेना, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, मिस्टी ने चेतावनी दी।
काल को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी वही किया जो उसने सुझाया था, और दर्द के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हुए उसने एक स्नैक उठाया। समय का परिवर्तन सामान्य से अधिक बुरा नहीं था, शायद जितना उसे याद था उससे भी अधिक सहज था। लेकिन उनके आते ही वो शांतिपूर्ण स्थिति बदल गई। अपनी अतिरिक्त समझ और प्राप्त लाभों के कारण वह दाना के साथ असंतुलित हो गया था, और आत्मा का बंधन उन्हें जबरदस्ती संतुलित कर रहा था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आत्मा का बंधन उसकी संचित मानसिक और जादुई ऊर्जा का उपयोग कर रहा था, ताकि दाना उसके स्तर तक पहुंच सके। लेकिन ये कोई सौम्य या सुनियोजित प्रक्रिया नहीं थी। उस रिश्ते का मकसद उससे हफ्तों तक दूर रहने के दौरान उसके द्वारा पैदा किए गए असंतुलन को तुरंत ठीक करना था। हालांकि डाना ही अकेली प्रभावित नहीं हुई थी। सबके चले जाने के बाद काल ने जानवरों के ठिकाने में बहुत अधिक ऊर्जा जमा कर ली थी, और यह बदलाव उन पर बुरी तरह से असर डाला, जिससे लियो इतना चौंक गया कि वह अपने खोल में सिमट गया और सहज रूप से द्वीप पर अपने ठिकाने में छिप गया। मिस्टी उन्हें ड्रोड गिल्ड हाउस ले आई थी, और अत्यधिक शक्ति के साथ काल के आगमन ने आधे शहर को उसकी थकी हुई अवस्था से जगाने के लिए काफी था। बेहोशी, वे कुछ ही मिनटों के अंतराल पर वापस लौटे थे, और उनकी समझ के अनुसार कुछ ही दिन पहले अमरलोक के आक्रमण से शहर तबाह हो चुका था। असीम शक्ति वाले किसी व्यक्ति का अचानक प्रकट होना ही उनके लिए घबराहट का कारण बन गया, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि वह काल था, और वह वहीं रहता था। तुम्हें अपना प्रभाव कम करना चाहिए, तुम यहाँ के लोगों को डरा रहे हो, टेसा ने रूखे लहजे में उसे याद दिलाया। माफ कीजिए, मैं इसे काफी समय से बाहर निकाल रहा था और भूल गया था। उनकी आभा कम होने से आसपास के अन्य लोगों के लिए यह उतना भयावह नहीं रहा, और ड्रोड शहर थोड़ा शांत होने लगा। केवल डार्कलाइट होस्ट के सदस्य ही तुरंत सोने या काम पर लौटने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो शाखा नेता का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। ड्रोड गिल्ड हाउस की कार्यशाला की गुफाओं में स्थित अनाथालय की प्रमुख मैट्रन ब्लैकक्लो मुस्कुराते हुए बाहर आए। लॉर्ड काल, आपका वापस स्वागत है। हमें उम्मीद थी कि आप कुछ दिनों से ज्यादा समय के लिए बाहर रहेंगे। कुछ मिनट, वो हंस पड़ी। जब आपके साथ एक कालजयी ड्रैगन हो तो समय सापेक्षिक हो जाता है, काल ने सहमति जताई। तब उन्हें एहसास हुआ कि मिस्टी फिर से गायब हो गई है। वह अपनी आत्मा दृष्टि से भी उसे नहीं ढूंढ पाया, इसलिए हो सकता है कि वह किसी और समय और स्थान पर चली गई हो, या हो सकता है कि वह सचमुच उससे छिपने में कामयाब हो गई हो। उस ड्रैगन की शक्तियों के बारे में बहुत कुछ ऐसा था जो वह नहीं समझ पाया था। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे? लाल ड्रैगन ने पूछा। मैंने कर लिया। मैं अब एक मूलभूत नियम को पूरी तरह समझने के बेहद करीब हूं। एक बार जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो सच्ची अमरता प्राप्त करने में बस कुछ ही समय लगेगा। टेसा और बाकी लोग ईर्ष्या से उसे घूर रहे थे, जबकि काल ने कारा के सिर पर थपथपाया, ताकि उसका ध्यान सबकी जेबें चेक करने से हट जाए। वैसे भी सामान वही रहेगा जो उनके जाने के समय था। नए मंत्र? डाना ने उम्मीद से पूछा। कुछ बेहद शानदार है। हाँ, उपचार करने वाला पेड़ और भालू कहाँ है? हर किसी को इसे एक साथ सुनना चाहिए। अध्याय 1433 अंश तक इसका जवाब कार्यशाला के विशाल कक्ष में कारीगरों से उपकरण मंगवाने में छिपा था। अच्छा, आप सब यहाँ हैं, इसलिए अगर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं आप सबको 2 मंत्र प्रदान करूंगा। पहला है ग्रेटर बीस्ट फॉर्म, जो आपके पास पहले से मौजूद बीस्ट फॉर्म का सीधा अपग्रेड है। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे ही जादू का असर हुआ, डाना मुस्कुराई और कित्सुने रूप में बदल गई, जो लगभग उसके सामान्य लोमड़ी रूप जैसा दिखता था, लेकिन कानों पर लंबे गुच्छे थे और उंगलियों पर पंजे थे जिनसे पवित्र ऊर्जा निकल रही थी। असली बदलाव टेसा में हुआ। ग्रेटर बीस्ट फॉर्म ने उसे पूरी तरह से विकसित ड्रैगनकिन में बदलने के बजाय एक किशोर लाल ड्रैगन में बदल दिया, जैसा कि बीस्ट फॉर्म ने किया था। काल ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर लोट्स को घूरते हुए ये समझने की कोशिश की कि क्या बदल गया है। वो अब भी 2 मीटर से थोड़ी ही अधिक लंबी थी, बटन से मुश्किल से ही थोड़ी बड़ी थी, और देखने में बिल्कुल वैसी ही हरी अजगर की बच्ची लग रही थी जैसी वो हमेशा से थी। दूसरी ओर ओफेलिया एक सामान्य से भी कहीं अधिक विशाल राक्षसी युद्धक भालू थी। उसके क्लास प्रोग्रेशन ने उसके रूपांतरण के आकार में कई तरह के बफ्स जोड़ दिए थे, और बफ्स के बिना भी वो बरसेका 4 मीटर लंबी मांसपेशियों और फर का एक गोला थी। काल ने नाचटिया को आंख मारी, जो इस रूपांतरण दौर से बाहर रह गई थी, क्योंकि यह जादू एक पूर्ण रक्त वाले ड्रैगन पर काम नहीं करता था। चिंता मत करो, अगला वाला सबके लिए अच्छा होगा। किसी का ध्यान भटकने से पहले ही काल ने फॉलो मी लिटिल वन को फिर से सक्रिय कर दिया। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करते हैं। वॉर बीस्ट ने डाना के आकार को नहीं बढ़ाया,
लेकिन उसकी खाल शुद्ध सफेद ऊर्जा से चमक उठी और तियान तुरंत उसकी बाहों में कूद गया। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। अब वो बहुत गर्म है। शुद्ध उपचार ऊर्जा, स्टोनफर डिवाइन फॉक्स ने खुशी से कहा। ओफेलिया का वॉरबीस्ट रूप धातु की प्लेट आर्मर में एक द्विपाद वेबिया था। लोट्स को अपने ड्रैगन के सिर पर फूलों का मुकुट मिला, जबकि नाचटिया और टेसा दोनों को उनके ड्रैगन रूपों के लिए युद्ध प्लेट मिली, जो उनके एपिक ग्रेट फिजिक में अपग्रेड होने पर विस्तारित हो गई। थोर मंत्र को सक्रिय करने के लिए अपने स्थान पर लौट आया और उसका विशालकाय रूप आकार में दोगुना हो गया क्योंकि उसे चमकदार चांदी की प्लेट कवच मिल गई। अगर वह अपना आकार कम करने की कोशिश न करता तो भी उसका आकार बिल्कुल हास्यास्पद था। अब वो 20 मीटर लंबा था और उसकी लंबाई कम से कम 3 गुना ज्यादा थी। यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसकी पूंछ को गिना जाए या नहीं। फिर जैसे जैसे उसका विकास हुआ, उसका रूप बदलने लगा और धात्विक कवच के नीचे कवचनुमा शल्कों की एक नई परत बन गई। अरे वाह, भाई थोर ने मिथिक रैंक में हमारा साथ दे दिया है। बहुत बढ़िया बड़े भाई, लियो ने उन्हें बधाई दी। धन्यवाद। मुझे लगा था कि मैं फिर से फंस जाऊंगा, लेकिन वो जादू ही मेरे लिए सबसे जरूरी था। फॉल्स आइलैंड के विशालकाय कछुए ने इस तकनीक को आजमाया और उसके कवच पर धातु की एक परत चढ़ गई जिसका वजन बिल्कुल न के बराबर था। उसके अंगों, पूंछ और सिर पर भी प्लेटें चढ़ गईं। उनकी नजर में अतिरिक्त कवचधारी कछुआ एक उत्कृष्ट कौशल था। हो सकता है कि वे युद्धकला में माहिर ना हो, कम से कम अपनी उम्र में तो नहीं, लेकिन इस रूप में उन्हें नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था। रेमी ने अपने नए रूप का निरीक्षण किया, जो काफी हद तक उसके पुराने रूप जैसा ही था, लेकिन बेहतर कवच के साथ। फिर उसने रे की जांच की, जिसका रूपांतरण कारा के रूपांतरण जैसा ही था। वह पहले से थोड़ी बड़ी थी और कारा को मिली अति टिकाऊ खाल के स्थान पर उन्नत काइटिन की परत थी। अब हम सब एपिक है। खैर, हम पहले से ही एपिक थे, लेकिन अब यह आधिकारिक हो गया है। रे ने जश्न मनाया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मिस्टी के साथ घूमते समय मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास की कितनी कमी महसूस हुई। काल, रे के आत्म मूल्यांकन पर हंस पड़ा। हमें बहुत सारी बातें करनी है। मुझे पता है कि आपके पास सुनाने के लिए अच्छी कहानियां हैं। आपने मेरे जीवन से जुड़ी कुछ बातों को छुआ है। रे ने सहमति जताई। बिल्कुल, मैंने कुछ भी महत्वपूर्ण न लेने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन राजकुमारी के लिए कुछ न कुछ तो अच्छा ही होगा। आपको वह पसंद आती। जब उसका विकास धीमा था, तब लोग उसे चिढ़ाते थे, और जब मैंने उससे पूछा, तो उसने घोषणा की कि उसके जीवन का उद्देश्य उन सभी से खूनी बदला लेना है जिन्होंने कभी उसके साथ अन्याय किया है। रे ने स्वप्निल भाव से आह भरी। वह बहुत प्यारी लगती है। कारा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। वो सचमुच है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो अभी भी कहीं जीवित है। उसमें अमरता प्राप्त करने की क्षमता थी, लेकिन मैंने इस ग्रह पर उसके होने के बारे में कहीं नहीं सुना है। वो बहुत समय पहले गाथुजान की रानी रही होगी। रे ने अपने द्वारा खोजे गए सभी योग्य लक्ष्यों को याद करने की पूरी कोशिश की। उसे याद नहीं था कि गाथुजान में कोई अमर प्राणी था, इसलिए या तो वह मारी गई या फिर वह अमर लोक चली गई। ये तो बहुत शर्मनाक बात थी। डाना ने काल को बगल में गुदगुदी की, जिससे उसका ध्यान जानवरों से हट गया। पुनर्मिलन। अब जबकि आपने हम सभी को एपिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल दे दिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करें, है ना? क्या आपको कुछ ऐसा मिला जिससे उन्हें मिथिक रैंक तक पहुंचने में मदद मिल सके? रैमी एक औषधि बनाने पर काम कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। काल ने सिर हिलाया। कोई औषधि नहीं, बल्कि वह ओवरलोड तकनीक जिसका इस्तेमाल तुमने ओवरलोड बनने के लिए किया था, उन पर काम करेगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। वे अभी भी काफी दूर हैं। हालांकि अर्चन से पदोन्नति के तुरंत बाद ही उन सभी को एक रैंक ऊपर खींचना आसान नहीं है। मेरा मतलब है, अपेक्षाकृत जल्दी। मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोग उस गति से पदोन्नति पाने के लिए बने हैं जिस गति से हम कर रहे हैं। साथ ही हम सभी अपनी प्राकृतिक सीमाओं के करीब पहुंच रहे हैं। हर पीढ़ी में से कुछ ही लोग अमरत्व प्राप्त कर पाते हैं, भले ही वे प्रयास करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित रहें। इसलिए हमें उन्हें और समय देने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि जबरन उन्नति से उनकी नींव को नुकसान न पहुंचे। गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में ऐसा अक्सर होता था। बाधाओं को दूर करने के लिए, शक्ति में तेजी से वृद्धि करने के उद्देश्य से भविष्य की प्रगति की बलि दी जाती थी। समूह के बाकी सदस्यों पर देवताओं की कृपा थी, इसलिए उनके भी मिथिक रैंक तक पहुंचने की अच्छी संभावना थी। उन्हें टोटेम रैंक से आगे बढ़ने के लिए कुछ महीनों या 1 साल से अधिक समय की आवश्यकता थी। संक्षेप में, काल ने सोचा कि उसके जाने के बाद रू को ओवरलॉर्ड से मिथिक रैंक तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा।
उसकी क्षमता अविश्वसनीय थी और वह माना पुनरुत्थान के चरम के करीब के समय में रह रही थी, जहां माना पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। वर्तमान में ड्रैगन द्वीप समूह में यह अफसोस की बात है कि समय ने उन्हें ये सब देखने का अवसर नहीं दिया। अध्याय 1434 आगे क्या, पता है, हमें फिर से कालकोठरियों में जाकर देखना चाहिए। पिछली बार जब हमने उन्हें देखा था, तब से हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए वहां जाना वाकई वर्थवाइल होगा, टेसा ने सुझाव दिया। थोर घबराहट से जम गया। अब वह क्या करेगी? वह हमेशा उसके साथ कालकोठरी में जाता था, लेकिन अब वह पौराणिक शक्ति का सदस्य था। शांत हो जाओ, बड़े आदमी, वो एक टीम के साथ होगी, और जब तुम वहां नहीं होगे तो वे उसकी देखभाल करेंगे, काल ने उस विशालकाय व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। थोर ने आह भरी, मुझे पता है, लेकिन इससे बात आसान नहीं हो जाती। कारा ने थोर को एक प्यारी सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद निशान की वजह से वह मुस्कान उपहास भरी लग रही थी। हमने अभी तक लियो को किसी नए कालकोठरी में नहीं ले गए हैं, मुझे लगता है कि उसे ये पसंद आएगा। लियो को इस बारे में पक्का यकीन नहीं था। उसके पास एकमात्र युद्ध कौशल ग्रेविटी स्लैम था। ओपल ने अपने स्थान पर चमकते हुए उसे प्रोत्साहन दिया। बात यह नहीं थी कि आपने कितने कौशल इस्तेमाल किए, बल्कि यह थी कि आपको उन्हें इस्तेमाल करने में कितना मजा आया। वो कालकोठरी में जाने के लिए भी अपने स्थान से बाहर नहीं निकली, लेकिन फिर भी वहां जाना मजेदार था। वो अपने भ्रमों को लड़ाई के लिए बुला सकती थी और नाटक को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देख सकती थी। लियो ने इस बारे में सोचा, लड़ाई देखना बुरा नहीं होगा। उसे अब भी नहीं लगता था कि वह किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन देखना मजेदार होगा। इसके अलावा ब्रदर थोर अब बहुत विशालकाय हो गया था। उसे युद्ध के मैदान में बेकाबू होते देखना ही मनोरंजक होता। ओह, हम उसे और काल दोनों को रूपांतरित करवा सकते हैं और सभी रास्तों को अवरुद्ध कर सकते हैं, ताकि राक्षस हम तक न पहुंच सके, रेमी ने मजाक किया। काल के ड्रैगन रूप और थोर के विशालकाय रूप के कारण कालकोठरी के निराश राक्षस समूह तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये सोचकर लियो हंस पड़ा। एक दिन वह भी उन्हीं राक्षसों की कतार में होगा, बस एक विशालकाय राक्षस की दीवार बनकर। वो इसके लिए उत्सुक था। एरेना में एक प्रतियोगिता होने वाली है। एक गठबंधन ने 2 दिनों के लिए इसे बुक कर लिया है, जहां वे एक चैलेंज आयोजित करेंगे। तुम बिना बुलाए आ सकती हो, डाना ने सुझाव दिया, और मन ही मन बातचीत करते हुए बोलना भूल गई। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि काल के मन में चल रही बातचीत से वे अनजान थे। ओह, उन राक्षसों का सुझाव था कि हम काल और थोर को रूप बदलकर कालकोठरी के रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए कहें, ताकि वे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकें, उसने समझाया। क्या थोर बड़ा हो गया? टेसा ने पूछा। हाँ, थोर, तुम उसे टाइनी वर्ल्ड में क्यों नहीं दिखाते? डाना ने सुझाव दिया। उसने टेसा के लिए एक पोर्टल खोल दिया, ताकि उसे प्रवेश द्वार तक न जाना पड़े, जबकि थोर सीधे अपने स्थान से टाइनी वर्ल्ड में चला गया। हमें कालकोठरियों या प्रतियोगिताओं के बजाय हमलों के बाद की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। गिल्ड ब्रांच खाते में अभी भी काफी पैसा है, इसलिए हमें और पैसा कमाने के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ओफेलिया ने उन्हें याद दिलाया। अरे, ये पैसे के लिए नहीं था, बस मजे के लिए था। लेकिन आपकी बात सही है। दुनिया भर में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। हम उन जगहों को ठीक करने से शुरुआत कर सकते हैं जो सचमुच बर्बाद हो चुकी हैं। आपने अकादमी का काम तो पहले ही कर लिया है और हम रोड पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां लोगों को सहायता की आवश्यकता है, और संभवतः कहीं ना कहीं ऐसे मेढक भी हैं जो लड़ाई नहीं जीत पाए हैं। उन्होंने आगे कहा, आपकी बात सही है, हम मददगार साबित हो सकते हैं और पूरे ड्रैगन द्वीप समूह को डार्कलाइट होस्ट के बारे में बता सकते हैं। इससे कारोबार में और भी बढ़ोतरी होगी और गिल्ड का विस्तार करने और नई शाखाएं खोलने के समय हमारी प्रतिष्ठा और भी बेहतर बनेगी। मुझे पता है कि मुख्य समूह साथ रहना चाहेगा, लेकिन एक बार जब हमें और अधिक भरोसेमंद मिथिक रैंक के सदस्य मिल जाएंगे, तो उनमें से कुछ शायद अलग होकर नई शाखाएं खोलना चाहेंगे, एशब्रिंगर ने उन्हें याद दिलाया। हाँ, आपने सही कहा। अभी तो हमारे यहाँ पूरी भीड़ है, लेकिन 20 साल में गिल्ड सदस्यों की एक नई पीढ़ी आ जाएगी और हम सदस्यों की अधिकतम संख्या तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें एक आधिकारिक विस्तार शाखा खोलनी पड़ेगी, काल ने सहमति जताई। एशब्रिंगर हंसा, इसमें 20 साल नहीं लगेंगे। कारीगर पहले से ही प्रशिक्षुओं को काम पर रखने के बारे में सोच रहे हैं, और शहर के पुनर्निर्माण के तुरंत बाद उनमें से कुछ पुरुषों की शादी होने की संभावना है। पता चला है कि संकट लोगों को निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, और रिश्तों को औपचारिक रूप देना सबसे लोकप्रिय निर्णयों में से एक है। रे मुस्कुराई और वापस मानव रूप में बदल गई। ये घूमने फिरने का एक शानदार मौका है।
हम उन जगहों को देख सकते हैं जहां काल हमारे बिना गया था, और फिर नेरुद में मकड़ी के मंदिरों और कुछ अन्य बौनों से मिलने जा सकते हैं। ज़ाराराग, हमारे पास उनमें से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, और वे हमें देखने लायक जगहों का एक हाइलाइट मैप बनाकर दे सकते हैं। वो निश्चित रूप से उन जगहों के बारे में सोच रही है जहां वो नए शिकार ढूंढ सके, एशब्रिंगर ने कहा। बिल्कुल हाँ, रे ने सहमति जताई। दूसरे द्वीपों पर तरह तरह के नए राक्षस थे, और उसने तो उन्हें देखा तक नहीं था। उन्हें देखने का मौका भी नहीं मिला है, मारने की तो बात ही छोड़िए। इतना ही नहीं, नेरुड के पास मकड़ी जैसे कई जीव थे जिनसे वह अपनी तुलना कर सकती थी, ताकि वह सटीक रूप से यह अनुमान लगा सके कि उसे कितना पसंद किया जाता है। उसकी देवी, ये चीजें सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तबाह हुए शहरों के पुनर्निर्माण से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण। दाना ने रे के नए नए शिकार ढूंढने के दृढ़ संकल्प पर हंसने से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। फिर आखिरकार उसने हार मान ली और समर्थन के लिए टेसा की ओर रुख किया। नहीं, इस बार उसकी बात सही है। अगर अभी भी कुछ हमलावर बचे हैं, तो हमें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। यही सही काम है, और अगर इसके साथ काल के नवीनतम साहसिक कार्य से नए राक्षसों की जांच करने और संभवतः दिलचस्प लोगों से मिलने का मौका भी मिले, तो ठीक है। काल ने सिर हिलाया। नहीं, हमें मिस्टी ने भेजा था। इतना समय बीत चुका था कि पहली बार जिन लोगों से हम मिले थे, उनसे दोबारा मिलना नामुमकिन था। ज्यादा से ज्यादा इतने समय बाद शायद एक या दो लोग ही जिंदा बचे हों। हालांकि वे ड्रैगन थे। यह असंभव नहीं था कि पिछली बार के पुनरुत्थान से अभी भी कुछ मिथिक रैंक के ड्रैगन जीवित हों। वो उनमें से एक से अधिक से मिल चुका था। उन्हें पहले ही वह किसी की भी उम्मीदें नहीं बढ़ाना चाहता था। अध्याय 1435 उनसे दोबारा मिलने जाओ। नीला ने अपना गला साफ किया ताकि गिल्डस्टो से, जहां वो छाया में खड़ा था, उनका ध्यान आकर्षित हो सके। दक्षिणी प्रायद्वीप पर स्थित गाथुजान में एक हमला हुआ था। अगर आप वहां जाना चाहें तो जा सकते हैं। वहां से नेरुद ज्यादा दूर नहीं है, जहां लेडी रे मकड़ियों की खोज में जाना चाहती है, उन्होंने सुझाव दिया। या फिर तुम ज़ाराराग जा सकते हो। वहां कुछ बड़े हमले हुए थे, लेकिन बौने अपनी गुफाओं में रहना पसंद करते हैं और जंगल में नहीं जाते। ये ड्रैगन की भूमि से बेहतर विकल्प हो सकता है, जहां लोग मौज मस्ती के लिए हर जगह उड़ते रहते हैं, देवे ने सुझाव दिया। शिल्पकारी दल के बौनों ने सहमति में सिर हिलाया। ड्रेउड ने सही बात कही थी। ड्रैगन राष्ट्रों को निश्चित रूप से पता लगाने में बढ़त हासिल थी। कारा ने अपना रूप बदल लिया ताकि वह दूसरों से बात कर सके। हमें नार जाना चाहिए, और फिर दक्षिण की ओर बढ़ना चाहिए। हम पश्चिमी द्वीपों का बड़ा दौरा कर सकते हैं और हर तरह के शिकार कर सकते हैं। नार, पुरानी शाही राजधानी। यह एक अच्छा विचार है। पूरा उत्तरी क्षेत्र घनी आबादी वाला है, और इससे उस पर हमला होने की संभावना अधिक हो जाती है। वे ज्यादातर ड्रैगन हैं, इसलिए वे खाने योग्य चीजें पहले ही शिकार कर चुके होंगे, लेकिन शायद कुछ और बचा हो। देव ने सहमति जताई। कारा ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, चलो नार चलते हैं, और फिर दक्षिण की ओर सैर करते हैं। हम ड्रैगन, बौने, अल्फ और मकड़ियों को देख सकते हैं। यह अद्भुत होगा, और हम डार्कलाइट होस्ट के लिए अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में मदद भी कर सकते हैं। टेसा ने बिज्जू को संदेह भरी निगाहों से देखा। परोपकारिता उसके व्यक्तित्व का कोई ज्ञात गुण नहीं था। उसके उत्साह के पीछे कोई न कोई वजह जरूर थी, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि यह मिस्टी के साथ उनकी यात्रा से जुड़ी थी या हमलों के बाद के हालात से। उस इलाके पर किसने हमला किया था? क्या ये कुछ ऐसा था जो सागा को आकर्षित करेगा? हमें ह्यूगो से पूछना चाहिए, वो वहां कई बार जा चुका है, देव ने सुझाव दिया। काल ने पोर्टल मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि उसे नार कैसल के लिए पोर्टल खोलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं हमें वहां ले जा सकता हूं। जब तक पिछली बार मेरे वहां जाने के बाद से हालात नहीं बदले हैं, तब तक सब ठीक रहेगा, उन्होंने कहा। रे ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, भटकते हुए राक्षसों, हम आ रहे हैं। नचटिया की आंखें मृत्यु देवता की शक्ति से चमक उठी, जिसे काल ने एक अच्छा संकेत माना। इसलिए उसने पोर्टल खोला और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सिर उसमें से बाहर निकाला कि वह सही जगह पर है। यह अब भी शाही महल का प्रवेश द्वार था, जैसा कि उसे याद था। हालांकि कई नवीनीकरण किए गए थे, और महल काफी अलग दिखता था। रुको, वहां कौन है? काल के अंदर कदम रखते ही एक गार्ड ने पूछा। रुको, क्या मुझे किसी और रूप में परिवर्तित हो जाना चाहिए? इस बारे में क्या नीति है? खैर, जो भी हो। नमस्कार, मैं काल हूँ, डार्कलाइट होस्ट का ड्रोथ शाखा प्रमुख और विश्व ड्रैगन का अवतार। उसके पीछे से कारा हंसते हुए आए और फिर अस्पष्ट विशालकाय जीव की मदद से खुद को सिकोड़कर उसके कंधे पर बैठ गई।
गार्ड काल को घूर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बातें सच हैं या नहीं। इसलिए काल ने अपना पदनाम बता दिया। अवतार के लिए कोई पदनाम नहीं था, लेकिन वो आसानी से साबित कर सकता था कि वो एक गिल्ड लीडर था। अपना काम बताओ, गार्ड ने जोर देकर कहा। मैं अमरलोक से हुए हमलों के बाद की स्थिति से निपटने में सहायता करने आया हूँ। मैं अपने साथ गिल्ड के साथियों को भी लाऊंगा ताकि टीम पूरी हो सके और हम पश्चिमी द्वीपों की ओर बढ़ेंगे। गार्ड ने सिर हिलाया। हम नए आगंतुकों के लिए कोई मंजूरी नहीं दे रहे हैं, केवल पहले से जांचे परखे मेहमानों को ही अंदर आने की अनुमति है। काल ने सिर हिलाया। समझ में आता है। हमें यहाँ आए काफी समय हो गया है, लेकिन हो सकता है कि हम अभी भी कैसल लॉग्स में हों। उसके पीछे खड़ी डाना स्पष्ट रूप से असमंजस में थी, लेकिन वो चुप रही। हालांकि उनके साथ केवल डार्कलाइट होस्ट ही नहीं था। नीला और देव दोनों इस यात्रा पर साथ आए थे, और देव अपने साथ अपने गिल्ड से सफेद ड्रैगन पादरी लास को भी लाया था। अधिकांश लोग इसे गठबंधन के सदस्यों के बीच एकजुटता के बयान के रूप में लेंगे, लेकिन देव इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि डार्कलाइट होस्ट के आने पर यहाँ क्या होगा, और उसे अपने गिल्ड के लिए कुछ और मिथिक रेड टीम के सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता थी। अगर वे कुछ और समूह सदस्यों को शामिल करने में सफल हो जाते हैं, तो ये गठबंधन के लिए भर्ती करने का एक बेहतरीन अवसर होगा। महल से और भी पहरेदार बाहर आए और अपने साथ एक जानी पहचानी किताब लेकर आए। महल का लॉगबुक एक जादुई वस्तु थी जिसमें महल में आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज होता था, और संभवतः इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था, क्योंकि महल में अभी भी लोग रहते थे। मैं महल का प्रबंधक लूसिफर हूँ। कृपया अतिथि के रूप में अपनी स्थिति सत्यापित करने के लिए अपना हाथ इस पुस्तक पर रखें, अवशेष धारण किए हुए व्यक्ति ने घोषणा की। काल ने हाथ बढ़ाते हुए भौहें चढ़ाईं। क्या तुम्हारा नाम तुम्हारे नाम पर रखा गया है? पिता। स्टीवर्ड ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सवाल कहां से आया है। ये नाम महल के प्रबंधक को दी जाने वाली एक उपाधि है, जिसे महल के एक प्राचीन अमर प्रबंधक के सम्मान में चुना गया है। ओह, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। काल ने अपना हाथ किताब पर रख दिया, जबकि अटेंडेंट उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, न पुष्टि न खंडन। फिर किताब खुल गई और उसमें एक प्रविष्टि दिखाई दी। साइहोसासा के दूत, विश्व ड्रैगन के अवतार काल, राजकुमारी रू को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से एक कैओस बैजर के साथ बिना किसी घटना के सौहार्दपूर्ण ढंग से प्रस्थान किया। आह, ये रहा। मुझे पता था कि किताब मुझे याद रखेगी। लेकिन स्टीवर्ड और भी ज्यादा भ्रमित दिखने लगा। लॉग बॉक्स में उसकी पिछली यात्रा की तारीख दर्ज करें, उसने मांग की। महल के अभिलेख से शब्द मिट गए, और फिर उनकी जगह नए शब्द आ गए, जिनमें महल में प्रवेश करने और बाहर निकलने की तारीखों की पुष्टि की गई थी। काल ने दिलचस्पी से देखा कि जिस दिन उसने नाटकीय प्रवेश के लिए उड़ान भरी थी, उस दिन के अभिलेख में प्रस्थान और पुनः प्रवेश दर्ज था, और यह भी लिखा था कि वह एक ड्रैगन के रूप में उड़कर आया था, जबकि अन्य अभिलेखों में कहा गया था कि वो पैदल या पोर्टल के माध्यम से आया था। अब पहरेदार और प्रबंधक सभी उसे घूर रहे थे। महोदय, मुझे नहीं लगता कि इस लॉग को वैध माना जा सकता है। एक से अधिक राजा। आपकी पिछली यात्रा के बाद से जो स्थिति बनी हुई है, उसे देखते हुए ये दावा करना असंभव है कि आपकी सुरक्षा की पूरी जांच की गई है, महल के कर्मचारी ने विनम्र स्वर में कहा। अच्छा, तो ठीक है, हम महल का दौरा छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी खास जगह है जहां हमें शिकार करने के लिए राक्षस मिल सके? आक्रमण के बचे हुए जीव हों तो बेहतर है, जितनी ज्यादा प्रजातियां हों उतना अच्छा। अध्याय 1436 द्वार से लौटा दिया गया। गार्डो ने समूह के बाकी सदस्यों की ओर देखा और देव ने विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं काल की तुलना में हाल ही में यहाँ आया हूँ। मैं व्यापारिक उद्देश्य से आक्रमण से कुछ दिन पहले यहाँ था। हालांकि मुझे उनके मिशन में उनका साथ देने में खुशी है। गार्ड ने सिर हिलाया। मुझे याद है आप, गिल्ड मास्टर देव, लेकिन सुरक्षा तो सुरक्षा है, और शाखा नेता काल के लिए वो प्रविष्टि वाकई बहुत अजीब है। इस पीढ़ी में हमारे पास कोई राजकुमारी रू नहीं है, और पिछली पीढ़ी में भी नहीं थी। लेकिन वह नाम जाना पहचाना है। ऐसा लगता है जैसे मुझे उसे याद रखना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं उसका नियमित रूप से उपयोग करता हूँ। कारा की संतुष्टि से मानसिक जुड़ाव भर गया, और दाना तुरंत समझ गई कि इसका मिस्टी के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों से कुछ संबंध है। अगर ड्रैगन भूल गए थे, तो ये हजारों साल पहले की बात है, लेकिन जाहिर तौर पर यह इतनी महत्वपूर्ण घटना थी कि उन्हें इसके बारे में पता चल ही गया। कारा और काल को अकेला छोड़ दिए जाने का मतलब कुछ भी हो सकता है। महल के प्रबंधक ने महल की लॉगबुक को एक तरफ रख दिया और कागज का एक पन्ना निकाला।
यह वह नक्शा है जिसे हम वितरित कर रहे हैं, जिसमें उत्तर पश्चिमी द्वीप पर हुए सभी ज्ञात हमलों का विवरण है। यदि आप राक्षसों का शिकार करना चाहते हैं तो आप इसका संदर्भ ले सकते हैं, और इसके पीछे एक सूची दी गई है जिसमें बताया गया है कि वे किस प्रकार के थे और प्रारंभिक युद्ध का परिणाम क्या था, उन्होंने समझाया। ओह, हमें बिल्कुल यही चाहिए था, धन्यवाद। प्रबंधक ने सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया और फिर महल के अंदर वापस चला गया। द्वार पर केवल 2 गार्ड ही रह गए। शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? रे ने उत्सुकता से पूछा, जबकि काल जांच कर रहा था। मानचित्र, हम यहाँ से ठीक पूर्व की ओर से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर से भी कम पूर्व में केकड़ों की सेना का हमला हुआ था, काल ने सुझाव दिया। हमने एक बार केकड़े पकड़े थे, क्या ऐसा कोई दूसरा मौका है? 200 किलोमीटर दक्षिण में हम जंगल में शुरू हुए मेंढकों के हमले के बाद सफाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ करने के लिए उन दोनों को पार करना होगा। रे ने आह भरी, केकड़े ही ठीक है। हमने मेंढकों का काम जरूरत से ज्यादा कर लिया है, और केकड़ों का काम खत्म होने के बाद वे वाकई काम के साबित होंगे। काल ने टाइनी वर्ल्ड का प्रवेश द्वार खोला। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से उड़ाकर ले जाऊंगा। क्या तुम बाकी सब लोगों से इतनी तेज हो? नचटिया ने पूछा। अच्छा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उड़ सकते हो। मुझे लगता है कि टेसा भी उड़ सकती है, लेकिन उसका ड्रैगन रूप काफी छोटा है। मैं ड्रैगन रूप में बहुत बड़ा हो जाता हूँ, इसलिए मैं तेज उड़ता हूँ। डाना ने सीटी बजाई और हॉक उसके पास आकर उतरा ताकि वो उस पर सवार हो सके। ठीक है, हम छोटे समूह में चलेंगे। जो लोग तेज गति वाली उड़ान के लिए तैयार नहीं है, वे अंतरिक्ष में इंतजार कर सकते हैं। वहां पंच और पाए मिलने की उम्मीद है। देव हंस पड़ा। उस जगह पर मौजूद सभी शमन वर्ग के शरणार्थियों और प्रकृति पुजारिनों के लिए नाश्ता तो जरूर होगा। अगर हमें और भी मिथिक क्रैब से लड़ना है, तो हम में से कुछ लोगों को शायद अंतरिक्ष में ही रहना चाहिए, ओफेलिया ने कहा। सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बैरियर दे दूंगा, और आप भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं या नागरिकों को बचा सकते हैं। नोट में लिखा है कि यह खतरा अभी भी बना हुआ है, इसलिए स्थानीय लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो लोग उड़ नहीं सकते थे, वे पोर्टल से होकर गुजरे, और काल ने युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने के लिए अपना रूप बदल लिया। और तभी गार्ड्स को आखिरकार याद आया कि उन्होंने राजकुमारी रू नाम पहले कहाँ सुना था। रानी रू, विनाश की अमर रानी, वो कठोर हृदय वाली शासक जिसने राजा के जीवन पर आक्रमण करने के प्रयास में एकजुट हुए कुलीन वर्ग के आधे हिस्से का सफाया कर दिया था। साइहोसासा के अराजकतावादी ड्रैगन द्वारा सद्भावना के प्रतीक के रूप में भेजे गए विश्व ड्रैगन के अवतार ने उनके विकास में उनका मार्गदर्शन किया था। और यहाँ काल था, जो डार्कलाइट होस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा था और अपने राष्ट्र के इतिहास में सबसे खूंखार व्यक्ति का नाम ले रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, काल और उसका समूह पहले ही बहुत दूर जा चुका था। शायद यही बेहतर हुआ। अगर शाही परिवार में किसी को भी पता चल जाता कि काल ही विश्व ड्रैगन का अवतार है, तो निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी हो जाती, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हर कोई रानी रू की कहानी जानना चाहता था। 1 महीने में 4 बार पदोन्नति होना सच था। वे खुद पता लगाने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। इससे क्या नुकसान हो सकता है? अगर वो सचमुच ऐसा कर सकता है, जैसा कि किंवदंती में कहा गया है कि विश्व ड्रैगन का अवतार कर सकता था, तो यह उनकी संतान के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। गथुन्बु में एक दल भेजो। विश्व ड्रैगन का एक अवतार अपने दल के साथ बचे हुए केकड़ों का शिकार करने वहां जा रहा है। हमारा मानना है कि उसके पास शीघ्र उन्नति का रहस्य हो सकता है, द्वारपाल ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया। लेकिन कप्तान, क्या ये पहले से ही ज्ञात नहीं है? मैंने सुना है कि डार्कलाइट होस्ट के पास एक ऐसा पेय है जिसे एक घूंट पीने से ही बच्चे उन्नति कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट ने उत्तर दिया। तो फिर इसे पाने का कोई तरीका ढूंढो और उसका विश्वास जीत लो। बस इतना ही काफी था ये खबर फैलाने के लिए कि डार्कलाइट होस्ट के कीमियागर देश में है, जिसका मतलब था कि ड्रैगनों को ड्रोड गिल्ड हाउस जाकर उत्पादन के नए दौर के लिए कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या कम से कम उन्हें यही उम्मीद थी कि इसका यही मतलब है। कुछ मिनट की यात्रा के बाद डाना ने बताया, हमारे पीछे बहुत सारे ड्रैगन उड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें पहचान लिया होगा। डार्कलाइट होस्ट एक पौराणिक गिल्ड है, आखिर आधिकारिक तौर पर, अब जब मटिल्डा आगे बढ़ चुकी है। और वे हमारा पीछा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने उनके शाही परिवार के साथ कुछ किया है ना? शायद नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने बुरे अंजाम से खुद को बचा लिया है। वे शायद अच्छी चीजें खरीदने के लिए हमारा पीछा कर रहे हैं। इस द्वीप पर रहने वालों के लिए ड्रोद से हमारा सामान लाना आसान नहीं है। ज्यादातर जादूगर एक ही बार में इतनी दूर तक पोर्टल नहीं कर सकते, और आपूर्ति भी सीमित है।
रेमी मन ही मन मुस्कुराई। ऐसा लग रहा था जैसे नए औषधियों का परीक्षण करने के लिए स्वेच्छा से आगे आने वाले स्वयंसेवक हों। उसके लिए उसे टोटेम या मिथिक रैंक पर अक्सर गिनी पिग नहीं मिलते थे और उसके पास विचार, अब जब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो मैं केकड़ों को कुचलना चाहता हूं। इसमें बहुत मजा आएगा। थोर मजाक किया। विकास के साथ साथ उसके सीन भी बड़े हो गए थे। शेरों के रूप में उसके सिर के पीछे जो सुरक्षात्मक झालर होती थी वो अब नहीं थी, लेकिन उसका सिर कवच से ढका हुआ था और उसके 3 सीन पहले जैसे ही थे, इसलिए उसकी मूल युद्ध शैली वही रही। एक उन्नति के साथ यह और भी आसान हो गया है, आकार में वृद्धि। अध्याय 1437 केकड़ा भोज। जब काल ने खुले मैदानों में कुछ केकड़ों को घूमते हुए देखा तो वह नीचे उतर गया। ये तो वाकई स्वादिष्ट लग रहे हैं। हमारी आपूर्ति कैसी चल रही है? उसने पूछा। कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं, लेकिन हम उन्हें द्रोड में बेच सकते हैं। उनके पास मेढक है या जिलाज में। इस अखाड़े में ढेर सारा मिथिक मीट बेचा जा सकता है। अखाड़े में समुद्री भोजन के विशेष व्यंजन भी उपलब्ध हैं। रे सुझाव दिया। एक अंतर्निहित थोक बाजार के साथ अधिक खाने योग्य राक्षसों का शिकार करने का हमेशा एक अच्छा कारण था। अमर लोक ने इस मामले में दयालुता दिखाई थी। काल और हॉक को अपनी ओर झपट्टा मारते देख केकड़े इधर उधर भाग गए। वे बहुत बुद्धिमान प्राणी नहीं थे, लेकिन जब ऊपर से 2 विशाल परछाइयां उन पर पड़ी तो वे भागने के लिए काफी समझदार थे। उन्हें शहर की ओर उत्तर दिशा में जाने से रोको, डाना ने चेतावनी दी। मैं उस तरफ घूमकर जाऊंगा और बाकी लोगों को बाहर निकाल दूंगा। काल केकड़ों और शहर के बीच में उतरा, फिर उसने उन सभी को बुलाया जो लड़ना चाहते थे, वे छोटी दुनिया से बाहर आ जाएं। यह मुख्य समूह था और अमरलोक से आए हुए 1 दर्जन पूर्व शरणार्थी भी थे। इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वे सभी न केवल जीविका कमाने के लिए बल्कि कौशल अर्जित करके क्षमताएं खरीदने के लिए भी उत्सुक थे। कुछ ही क्लास स्किल्स के साथ मिथिक रैंक से शुरुआत करना एक अजीब स्थिति थी और अन्य मिथिक रैंक के खिलाड़ियों और उनकी कमाई की क्षमता की तुलना में उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि रक्षा पर केंद्रित समूह के बीस्ट रेंजर्स के लिए यह एक बेहतरीन अवसर था। यहां मौजूद क्रैब्स के पास जल जादू था और वे भारी कवच से लैस थे, साथ ही उनकी आक्रमण शक्ति भी प्रबल थी। उनमें से कुछ ने बीस्ट रेंजर क्लास स्किल हासिल कर ली थी जिससे वे दूसरे जानवर के साथ संबंध बना सकते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने वह रास्ता नहीं अपनाया था या शुरू करने के लिए भी पर्याप्त अंक प्राप्त नहीं किए थे। बेशक उनमें से सभी केकड़ा नहीं चाहते थे, लेकिन थोर के अनुसार वे पूरे महाद्वीप में लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए अन्य भूमिकाओं को भी अवसर मिलने की संभावना होगी। अरे, मुझे अभी पता चला कि जब डाना ग्रेटर बीस्ट फॉर्म में होती है तो फॉक्स चार्म सक्रिय नहीं होता। उसे इसे फिर से सक्रिय करने के लिए कहो, तियान ने शिकायत की। क्या यही आपकी सबसे बड़ी चिंता है? उसने जवाब दिया। हाँ, इससे आपकी खुशबू बदल जाती है। फॉक्स चार्म लगाने से बेहतर लगता है। हॉक को एक और हमले के लिए चक्कर लगाते देख दाना ने अपनी आंखें घुमाई और अपने गोलेमों को उनके नीचे जमीन पर फेंक दिया। मैं 100 मीटर दूर हूं और हवा की दिशा के विपरीत हूं, तुम इसे पार कर लोगे। तियान बड़बड़ाया और उसने अर्थ स्पाइक से एक केकड़े को मारा, लेकिन बात यह नहीं थी। उसे तो ये अच्छा लगता था जब दाना से फॉक्स मैजिक की खुशबू आती थी। जैसे ही पुजारिन समूह का समर्थन करने के लिए बाहर आए, छोटी लोमड़ी लोट्स की टांग पर चढ़ गई। कम से कम लोट्स भरोसेमंद तो थी। उससे केक जैसी खुशबू आ रही थी। दरअसल कई तरह के केक, क्योंकि वो केक बनाते समय एक अलग स्वाद का केक खा रही थी। लियो उत्सव में शामिल होने के लिए अपनी जगह से बाहर आया। वो ज्यादातर युद्ध क्षेत्र के ऊपर तैरता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लोट्स और तियान उसकी पीठ पर कूद गए ताकि वो उनके लिए एक चलता फिरता उपचार मंच बन सके। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण उन्हें देखना बहुत आसान था और वे तुलनात्मक रूप से इतने छोटे थे कि जब नन्हा कछुआ लड़ाई के लिए खुद को बड़ा कर लेता था तो वे उस पर बोझ नहीं बनते थे। लियो के ग्रेविटी स्लैम ने एक केकड़े को जमीन पर पटक दिया जब उसने उनकी ओर आने की कोशिश की और डेव तुरंत उस पर झपट पड़ा और पुजारियों की रक्षा करने लगा। उसे यकीन नहीं था कि उनकी योजना सबसे अच्छी थी, क्योंकि इससे दुश्मन के लिए उपचारकों को पहचानना भी आसान हो गया था। लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि यह लंबी घास में कमर तक की पुजारिन के इधर उधर दौड़ने से बेहतर था। डेव बचाव दल में शामिल हो गया ताकि वो उनके लिए टैंक का काम कर सके, क्योंकि उनके पास अपना कोई उचित टैंक नहीं था। फिर जब उसने जानवरों को मारने के लिए काल की रणनीति देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह अपने विशालकाय ड्रैगन रूप में ही रहा और उसने केकड़ों को उनके खोल से पकड़ लिया, क्योंकि केकड़े अपने पंजे उसके पंजे पर नहीं मार पा रहे थे।
वे उस पर पानी की गोलियां बरसा सकते थे, लेकिन काल ने कैओस ब्लास्ट से उनके सिर को भाप बना दिया और उन्हें एक ढेर में फेंक दिया। ये कारगर था, वो यह नहीं कहेंगे कि यह कारगर नहीं था। लेकिन आखिर किस बिंदु पर लड़ाई खेती बाड़ी का काम बन गई, यहां तक कि विशालकाय जीव भी उन्हें अपने सींगों से पलटकर और कुचलकर मार रहा था, जबकि कोई और उन्हें मार रहा था। हमारे यहाँ दुश्मन आ रहे हैं, टेसा ने पुकारा, क्योंकि नर महल से उनका पीछा करने वाले ड्रैगन आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंच गए थे। इस समूह में ज्यादा केकड़े नहीं थे। काल का इरादा तो बस इलाके में घूमकर उनका शिकार करने का था, लेकिन उनकी ओर आने वाले ड्रैगनों की संख्या ने इसे लगभग असंभव बना दिया। अगर उनमें से कोई छिपा हुआ समूह न हो, तो इस लड़ाई के बाद उनमें से प्रत्येक को कुछ ही मिलेंगे। अवतार, हम राक्षसों के सफाये में सहायता करने आए हैं। एक मिथिक रैंक शैडो ड्रैगन ने काल के पास उतरते हुए घोषणा की। उसकी सामान्य रूप से प्रभावशाली शक्ति काल के विशालकाय बेहेमोथ उन्नत शरीर के सामने बौनी लग रही थी। बहुत बढ़िया, यहाँ केकड़े अपेक्षाकृत कम संख्या में है, लेकिन वे फिर भी पौराणिक श्रेणी के राक्षस हैं, और किसान इस बात की सराहना करेंगे कि वे सभी इस क्षेत्र से चले गए हैं। साथ ही ये काफी स्वादिष्ट भी है। ड्रैगन ने काल द्वारा बनाए जा रहे ढेर को देखा और सिर हिलाया। मैं समझ गया, ठीक है, हम फैल जाएंगे और पूरे इलाके को खाली कर देंगे। तुम्हें पता है कि उन्हें हमसे कुछ चाहिए, है ना? ओफिलिया ने पूछा। उसने लियो और वैद्यों को हमले से बचाया। काल ने अपना विशालकाय ड्रैगन जैसा सिर हिलाकर उसकी ओर इशारा किया। बेशक, उन्होंने मदद के लिए बहुत सारे पौराणिक ड्रैगनों को जुटाया था। मुझे यकीन है कि यह वास्तव में ये किसी और की समस्या होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो यहाँ है। हमें दिखावा करना चाहिए, रेमी ने सुझाव दिया। थोर ने काल को घूरकर देखा, क्योंकि काल इस समय माइथिक रैंक के केकड़ों को ऐसे चुन चुनकर खा रहा था जैसे किराने का सामान खरीद रहा हो। ये सब इमोर्टल रैंक के हमलों से हुए नुकसान के कारण संभव हो रहा था। कैओस ब्लास्ट, लेकिन उसका मतलब यह नहीं था। एक पुराने पसंदीदा को वापस लाते हुए अपोकैलिप्स ने आकाश में एक विशाल अग्नि तूफान खड़ा कर दिया, उल्कापिंडों की वर्षा की, और युद्ध क्षेत्र के चारों ओर हेलस्टॉर्म के भंवर घूमने लगे। फिर अतिरिक्त प्रभाव के लिए उसने बिजली के लिए थंडरस्टॉर्म भी जोड़ दिया। संक्षारक वर्षा दलदल नहीं है? थोर ने पूछा, लेकिन रेमी ने बस अपना सिर हिला दिया। ये केकड़े हैं, इन्हें ये पसंद आएगा। अध्याय 1438 रेमी प्रभावशाली है। शमन को किसने नाराज किया? युद्ध क्षेत्र के किनारे से किसी ने चिल्लाकर पूछा, जिससे समूह के सभी शमन पुष्टि के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये निश्चित रूप से किसी तांत्रिक से संबंधित घटना थी, लेकिन उनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि रैमी ही यह सब कर रहा था। सभी लोग उसे रसायनशास्त्री के रूप में ही जानते थे, और वे पूरी तरह से भूल गए थे कि उसका एक वास्तविक वर्ग और अन्य कौशल भी थे जिनका संबंध औषधियों से नहीं था। भयंकर अग्निकांड, उल्कापिंडों और बिजली के साथ मिलकर बाकी केकड़ों में दहशत पैदा करने के लिए काफी था, और प्रभावी रूप से उन्हें ड्रैगन के इंतजार कर रहे पंजों में धकेल दिया। कुछ ही मिनटों में लड़ाई प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। केवल छिपे हुए राक्षसों की अंतिम खोज ही बाकी रह गई थी। तुम्हें पता है, किसान इस भीषण आग से खुश नहीं होंगे, नार महल के एक ड्रैगन ने तबाही का जायजा लेते हुए कहा। रेमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा। फसलें तो वैसे भी बर्बाद हो गई थी, और हमारे यहाँ आने से पहले ही कुछ मिथिक रैंक केकड़ों ने उन्हें भगाकर भगा दिया था। अगर वे सच में नाराज हुए, तो मैं सारा दोष केकड़ों पर डाल दूंगा। शैडो ड्रैगन हंसा, तुम बड़े दिलचस्प हो। जानते हो, मैं गाथुजान का राजकुमार नाथन हूँ। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मैं रेमी हूँ, डार्कलाइट होस्ट की सदस्य, असाधारण शमन रानी और गिल्ड की अग्रणी रूनिक किमियागर। ड्रैगन राजकुमार हंसा, हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम कोई साधारण जादूगर नहीं हो। वो मंत्र तो अद्भुत है। रेमी ने खुशी से अपना सिर हिलाया। दरअसल ये एक ही समय में किए गए 3 अलग अलग एपिक ग्रेड के मंत्र हैं। आपको ये सभी करने होंगे, वरना यह सही नहीं होगा। आमतौर पर मैं इसके साथ बाढ़ या दलदल का इस्तेमाल करती, लेकिन केकड़ों को पानी पसंद है। ध्यान रखूंगा। मैं याद रखूंगा कि आपकी मातृभाषा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और मरम्मत करना एक ही बात है, उन्होंने मजाक में कहा। रेमी ने मुस्कुराते हुए उसे एक औषधि दी। क्या आप मेरे लिए इसे आजमाना चाहेंगे? यह एक बिल्कुल नई रेसिपी है। राजकुमार उस बैंगनी रंग के मिश्रण को बढ़ती चिंता के साथ देखता रहा, जो लगातार उबल रहा था। इससे क्या होता है, पक्का नहीं कह सकता। इससे या तो आपके ऊर्जा प्रवाह की दर स्थायी रूप से बढ़ जाएगी, या अगले 30 दिनों तक आपकी कामेच्छा अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी।
राजकुमार सावधानीपूर्वक पीछे हट गया। फिर उसकी आंखों में एक दुष्ट चमक ने रेमी की योजना में साथ देने की उसकी इच्छा को उजागर कर दिया। गैरी, इधर आओ। रसायन शास्त्री को लगता है कि उसके पास एक ऐसा औषधि है जो तुम्हारे मानव पथों को हुए नुकसान को ठीक करने में मदद कर सकती है, उसने चिल्लाकर कहा। एक शैडो ड्रैगन जादूगर दौड़ता हुआ आया, जो परिश्रम से थका हुआ लग रहा था। काल देख सकता था कि उसके शरीर के बड़े हिस्से पर हाल ही में हुए युद्ध के निशान थे, और संभवतः यही उसके मानव पथ में क्षति का कारण था। मुझे पहले उसकी जांच करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। यह मूलभूत नियम से संबंधित हो सकता है। उसने रेमी को औषधि सौंपने से पहले ही चेतावनी दे दी। वह अजगर के शरीर में मौजूद घावों पर माना मैनिपुलेशन की शक्ति और एक अमर श्रेणी के कौशल को महसूस कर सकता था। क्या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस क्षति को दूर कर सके? अगर घाव मिट जाए तो अंततः आप ठीक हो जाएंगे, उन्होंने पूछा। फिलहाल कोई उपलब्ध नहीं है, सभी गंभीर रोगियों की देखभाल में लगे हुए हैं। आक्रमण के दौरान हमें कुछ नुकसान हुआ है, जादूगर ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। वो अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ठीक होने की उम्मीद थी, खासकर अब जब उसे रेमी मिल गई थी, जिसके पास जाहिर तौर पर वही औषधि थी जिसकी उसे जरूरत थी। काल ने ताबीज की शक्ति का उपयोग करके नलिफाई को अमर रैंक तक बढ़ाया और ड्रैगन को हुए बचे हुए नुकसान को दूर करने के लिए मंत्र में माना हेरफेर के नियम की अपनी समझ को केंद्रित किया। घावों की शक्ति क्षीण हो गई, केवल शारीरिक क्षति ही शेष रह गई। सफलता। ठीक है, अब आप औषधि का सेवन कर सकते हैं। उसके माना पथों को हुई क्षति किसी सामान्य उपचार मंत्र से ठीक नहीं हो सकती थी, और नलिफाई केवल उस बची हुई शक्ति को हटाता था जो औषधि को काम करने से रोक सकती थी। रेमी बाद में नलिफाई के बिना भी औषधि का परीक्षण कर सकता था, यह मानते हुए कि यह वास्तव में काम करती है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्वयंसेवक को सिर्फ तीव्र उत्तेजना नहीं होती। खतरे से अनजान, ड्रैगन ने औषधि पी ली और उसका शरीर शक्ति से भर उठा। उसकी क्षतिग्रस्त माना शक्ति की धाराएं स्वयं को पुनर्स्थापित कर रही थीं, और यहां तक कि उस सीमा से भी आगे बढ़ रही थी जहां काल चोट से पहले उन्हें देख सकता था। वो औषधि अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थी, और कमजोर जादूगरों के लिए यह उन्हें अपने समकक्षों से कई गुना आगे ले जाने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि शक्ति का स्तर अभी भी बहुत अधिक था, और क्षण भर में शक्ति के अतिप्रवाह के कारण उसे उपचार की आवश्यकता पड़ने वाली थी। संभवतः रेमी द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए उपचार के प्रतीकों से भी उसे पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता। रेमी ने अपनी 4 में से 3 हाथों से एक साथ तेजी से नोट्स लिखे और प्रक्रिया के हर हिस्से को दर्ज करने की कोशिश की। हाँ, यह निश्चित रूप से काम कर रहा है। यह थोड़ा अधिक शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन यह खुराक का मामला है। ठीक करना आसान है। अन्य दुष्प्रभाव मामूली प्रतीत होते हैं। अत्युत्तेजना, जिससे बेहोशी हो सकती है। हल्का फुल्का लार टपकना। लगता है मेरा शोध सही था। यह ऊर्जा प्रवाह के साथ साथ कामेच्छा को भी उत्तेजित करता है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नशा करने वालों को सबक सिखाने के लिए झाड़ू रखना बहुत झंझट का काम है, लेकिन कामेच्छा पर इसका असर उतना तीव्र नहीं होता जितना आशंका थी। खुराक के साथ अगर इसे कम किया जाए तो ये प्रबंधनीय हो जाएगा। बस बाद में उन्हें वेश्यालय भेज दो, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार बेहद हैरान दिखे, लेकिन रेमी ने बस कंधे उचका दिए। क्या उन्हें खुद ही इसका ख्याल रखने के लिए कहने से तो ये बेहतर है। इसके अलावा सुकोबी वास्तव में इसी प्रभाव के लिए विशेष रूप से औषधियां खरीदती है। वे उन्हें दानवों द्वारा संचालित वेश्यालयों में बेचती है। राजकुमार नाथन अपने मित्र को औषधि की अधिक मात्रा के प्रभाव से उबरने के लिए संघर्ष करते देख हंसने लगा। औषधि का असर धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन साथ ही उसकी चेतना भी क्षीण होती जा रही थी। वो ठीक हो जाएगा, है ना? रेमी ने जादूगर की पलकें खोली और फिर उसके मुंह में एक उपचार औषधि डाल दी। गला। उसे 5 मिनट का समय दीजिए। उसकी ऊर्जा की धाराएं पूरी तरह से ठीक है और सारे निशान गायब हो गए हैं। जागने के बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। अध्याय 1439 फर्श पर जाग उठा। जैसे ही युद्ध के बाद का इलाका साफ हुआ, और भी ड्रैगन ये देखने आए कि राजकुमार और डार्कलाइट होस्ट के नेता के साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ? क्या उसे किसी असामान्य चीज से चोट लगी? नहीं, वो एक नई औषधि का परीक्षण कर रहा है। इसने उसके शरीर को हुए नुकसान को ठीक कर दिया है और उसके माना प्रवाह में सुधार किया है। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? रेमी ने पूछा। अजगर ने कुछ सेकंड तक जमीन पर पड़े आदमी को घूर कर देखा। धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। और इसी वजह से मिथिक रैंक में स्वयंसेवक मिलना मुश्किल था। वे कभी भी सिर्फ मनोरंजन के लिए जोखिम नहीं उठाते थे।
धीरे धीरे अजगर जीवितों की दुनिया में वापस आया और उसे देख रही भीड़ की ओर धीरे धीरे पलकें झपकाईं। किसी ने मुझे किसी आरामदायक जगह पर रखने के बारे में नहीं सोचा? रेमी ने कंधे उचकाए। इससे डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। कभी कभी औषधि के प्रभाव में लोगों को छूने से माना शक्ति का रिसाव हो जाता है। जादूगर ने उस उत्तर को स्वीकार कर लिया और उसने सावधानीपूर्वक अपने माना भंडार को फिर से भरने के लिए माना को अंदर खींच लिया। मैं कहूंगा कि इसने काम किया। शायद चोट लगने से पहले की तुलना में यह और भी बेहतर है। यह वाकई एक अद्भुत औषधि है। रेमी मुस्कुराई। यह अच्छी बात है। इसे बनाना बहुत मुश्किल है। सामग्री तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन सभी मंत्रों और बनाने की प्रक्रिया को देखते हुए अगर यह शानदार न हो तो इसका कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि निचले रैंक के सैनिकों के लिए कुछ बूंदें डालना सबसे अच्छा रहेगा। बस इतना ही काफी है जिससे वे आसानी से आगे बढ़ सकें। कुछ बूंदें? तो फिर मैंने पूरी बोतल क्यों पी ली? रेमी ने कंधे उचकाए और ड्रैगन हंस पड़े। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है। रसायन शास्त्रियों को तब बहुत बुरा लगता था जब कोई औषधि काम नहीं करती थी, इसलिए पहली बार में ही अधिक मात्रा देना एक मानक प्रक्रिया थी, क्योंकि इससे उन्हें ऐसे प्रभाव देखने को मिलते थे जो सामान्य मात्रा में देने पर मामूली होते। खैर, अब हम में से कोई भी जवान नहीं है। अगर आप उन पर इसका परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें शहर की ओर चलना चाहिए। अगर हम उन्हें बता दें कि अधिकांश खतरा टल गया है तो शायद हमें उनसे कुछ आभार भी मिल जाए। शैडो ड्रैगन्स में से एक ने सुझाव दिया। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे वे हमें देखकर खुश नहीं होंगे, काल ने कहा। वे तुम्हारे समूह को देखकर शायद खुश हो जाएं, लेकिन हम, शाही परिवार के शैडो ड्रैगन, इनकी संभावना बहुत कम है। वे अब भी इस बात से थोड़े नाराज हैं कि हम इस क्षेत्र के सभी कस्बों को बचाने में कामयाब नहीं हुए। रे ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। मुझे लोगों के पहली बार मिलने पर घबरा जाने की आदत है और मैं छोटी मोटी बातों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेती हूँ, जैसे किसी मरे हुए लोगों से भरे छोटे शहर में। ड्रैगन ने एक बार पलकें झपकाई, फिर भौहें चढ़ा ली। तुम आए कहाँ से? कसम से, तुम अभी एक पल पहले यहाँ नहीं थे। धन्यवाद। अजगर को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया कि उसने इसे प्रशंसा क्यों समझा, लेकिन उसका ध्यान मकड़ी के गर्व की बजाय युद्ध के बाद के परिणामों पर अधिक केंद्रित था। काल ने महसूस किया कि जैसे ही कोई राजकुमार के ठीक पीछे शैडो सटेप जैसी किसी कौशल का उपयोग करते हुए पहुंचा, उस क्षेत्र में मौजूद माना में थोड़ा सा बदलाव आया। सहज रूप से उसने अजगर के चारों ओर एक अवरोध खड़ा कर दिया, जबकि रे ने अपने अचानक आए मेहमान को रोकने के लिए कदम बढ़ाया। एक पल के लिए वहां एक काली आकृति दिखाई दी। फिर नए आए व्यक्ति का रे से टकराव हुआ और दोनों एक दूसरे पर वार करते हुए भागते हुए गायब हो गए। भगवान के नाम पर, यह क्या था? राजकुमार नाथन ने हौंफते हुए अपनी आस्तीन को छुआ, जहां एक बेहद तेज धार वाले ब्लेड ने उनके पौराणिक श्रेणी के फर वाले लबादे को चीर दिया था। मेरा अनुमान है कि यह हत्या का प्रयास था, काल ने फैसला किया। कारा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। इस लिहाज से यह जगह वाकई शानदार थी। यहाँ हमेशा हत्यारे, बेवकूफ लोग और मुफ्त मनोरंजन मौजूद रहता था। ड्रैगन तुरंत राजकुमार को घेरने के लिए आगे बढ़े और काल ने राहत की सांस ली। हमलावर शैडो सटेप का इस्तेमाल कर सकता है। राजकुमार को हिलने डुलने और लड़ने के लिए जगह दे। उसे इस तरह फंसाने से काम आसान हो जाएगा। राजकुमार ने एक जादुई यंत्र को सक्रिय किया और उसके शरीर पर दो और अवरोध प्रकट हो गए। इससे उसे थोड़ी शांति मिली, लेकिन वो अब भी किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जो अब वहां नहीं थी। कुछ सेकंड तक व्यर्थ खोजबीन करने के बाद उसने पूछा, मकड़ी कहाँ गई? वो हत्यारे के साथ खेल रही है। वो जरूर माहिर होगा, वरना अब तक वो उसे पकड़कर वापस ले आई होती। रेमी ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। उसकी चिंता मत करो। इस महाद्वीप पर ब्लड डिस्ट्रक्शन डेमोनिक से ज्यादा कुशल शिकारी बहुत कम है। मकड़ी, हमले की भयावहता धीरे धीरे समझ में आने लगी थी और राजकुमार नाथन को यह एहसास होने लगा था कि महल से बाहर एक साधारण सैर के दौरान वह मौत के कितने करीब आ गए थे। यह कोई मामूली लड़ाई भी नहीं थी। हमलावर प्रकट हुआ, काल के पौराणिक रैंक वाले कवच और उसके लबादे को चीरता हुआ निकल गया और काल के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गायब हो गया। और वो आमतौर पर खुद को एक सक्षम योद्धा मानता था। रे फिर से प्रकट हुई। उसके शरीर पर घाव थे जो तेजी से ठीक हो रहे थे और वो गुस्से से भरी हुई थी। वो भाग गया। वो कमीना भाग गया। उसने लगभग चीखते हुए काल को बताया। निराशा। अगर वो वापस आया तो तुम उसे पकड़ लोगे। राजकुमार को बचाने का अच्छा काम किया। काल जानता था कि चिंता की बात यह नहीं थी। इतनी सारी क्षमताओं,
निराकार युद्ध शैली और सीमित अजेयता के बावजूद किसी ने उसे इतना नुकसान पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, फिर भी वे न्याय से बच निकले। वो स्थिति कितनी खतरनाक थी, ये कहना भी कम होगा। और उनका पूरा समूह खुले में था। क्या आप खतरे की पहचान करने में कामयाब रहे? काल ने मानसिक संपर्क के माध्यम से धीरे से पूछा। हाँ, शैडो ड्रैगन, अमर रैंक के उपकरण, मिथिक शक्ति स्तर का शिखर। खैर, ये तो निश्चित रूप से संयोग नहीं था। किसी ने राजकुमार की हत्या करने के लिए सबसे कुशल लोगों को बुलाया था और उन्होंने अपने ही एक आदमी का इस्तेमाल किया था। कम से कम इसका मतलब ये था कि समूह के अन्य सदस्य प्राथमिक लक्ष्य बनने की संभावना नहीं रखते थे। इसका यह मतलब नहीं था कि वे पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन इसका यह मतलब जरूर था कि जो भी राजकुमार को मारना चाहता था, वो शायद सबसे पहले उन पर हमला नहीं करेगा। खैर, शायद रे और काल बच सकते थे, लेकिन सब में से उन्हीं दोनों के अपने बचाव में सक्षम होने की सबसे अधिक संभावना थी। अगर दुश्मन उन दोनों की हत्या कर देता, तो बाकी सब तो वैसे भी बुरी तरह फंस जाते। अध्याय 1440। ये कोई बात नहीं है। लगभग 1 घंटे तक हाई अलर्ट पर रहने के बाद सभी को यह विश्वास हो गया कि हमलावर इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा और वे आराम करने लगे। उनका हमला नाकाम हो गया था और संभवतः उन्होंने अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे आइटम का इस्तेमाल किया हो जिसका कूलडाउन टाइम ज्यादा हो, या फिर किसी ऐसे आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया हो जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सके। अगर उन्होंने ऐसा किया था तो यह और भी सराहनीय था कि रे ने राजकुमार को बचा लिया था। लेकिन घटना इतनी करीब से हुई थी कि वो आदमी घबरा गया था। राजगद्दी के उत्तराधिकार क्रम में आपका क्या स्थान है? काल ने उत्सुकता से पूछा कि यह ड्रैगन इतना लोकप्रिय क्यों था। राजकुमार नाथन ने सिर हिलाया। मैं शाही परिवार की तीसरी शाखा से हूँ, इसलिए सिंहासन पर बैठने वालों में मैं लगभग 130वां होऊंगा। अधिक संभावना है कि यह मेरे काम से संबंधित कुछ है। मैं नार शाही जेल का वार्डन हूँ और मैं न्यायिक परिषद का सदस्य हूँ। वहाँ ज्यादा कैदी नहीं है क्योंकि वो जेल में बंद रईसों के लिए आरक्षित है, लेकिन जो भी वहाँ पहुँचते हैं वे सभी शक्तिशाली होते हैं। इसलिए हो सकता है कि वह कोई ऐसा रईस परिवार हो जो हाल ही में किसी मुसीबत में फंसा हो। ओपल ने अपने लिए एक अवतार बनाया ताकि वो ठीक से बातचीत कर सके। अरे, मामला और पेचीदा होता जा रहा है। क्या हाल ही में कई रईस मुसीबत में फंसे हैं? सनसनीखेज घोटाले? क्या शादी की ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो परिवारों द्वारा गुपचुप तरीके से रची गई एक चाल थी? राजकुमार ने आह भरी। आप जानते हैं कि ऐसा होता रहा है, हमेशा होता रहता है, लेकिन हम अभी महल के ड्रामे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ओपल के अवतार ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह तुम्हें घबराने देने से बेहतर है। साथ ही मैं जानना चाहती हूँ। मैं एक जादूगर हूँ और मुझे इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों को फिर से दर्शाने वाले नाटकीय शो करना पसंद है। यह शायद मायने रखता है। कोई सचमुच लेडी रे से भाग निकला? ऐसा कभी नहीं होता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो कोई माहिर हत्यारी हो, एक ड्रैगन ने कहा। वो मिथिक रैंक की ब्लड डिस्ट्रक्शन डेमोनिक स्पाइडर है, जिसके पास नाइट हंटर स्किल, लिमिटेड इनविजिबिलिटी और फुल डैमेज बफ स्किल सेट है। जब वो किसी को मारना चाहती है तो वह मर जाती है। बस यही तरीका है। ओपल के प्रतिनिधि ने, जो आज लिरिक द अल्फ की तरह दिख रहे थे, समझाया। ओह, मकड़ी देवी का आशीर्वाद। अब मुझे समझ आया। ड्रैगन ने सहमति जताई। कुछ ही सेकंड बाद एक पोर्टल खुला और महल के रक्षकों की एक पूरी टुकड़ी बाहर निकल आई। महामहिम, हमें आपका संदेश मिल गया है। मुख्य मजिस्ट्रेट ने हमें आपकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है, टीम लीडर ने बताया। क्या परेशानी की कोई और खबर है? राजकुमार ने पूछा। नहीं महाराज, अभी तक तो सिर्फ आपकी रिपोर्ट ही है। यह व्यक्तिगत प्रतीत होती है, न्यायपालिका पर हमला करने का प्रयास नहीं। कम से कम ये कोई और राष्ट्रव्यापी घटना तो नहीं है। ठीक है, मैं अभी महल नहीं लौटूंगा। इसके बजाय मैं इस समूह के साथ यात्रा करूंगा। अगर मुझे निशाना बनाने वालों को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया हूं, तो मुझ पर दोबारा हमला होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। काल ने देखा कि नाचटिया की जादुई शक्ति फिर से सक्रिय हो गई है, इसलिए कोई न कोई उस राजकुमार को फिर से मारने की कोशिश जरूर करेगा। संभवतः वही व्यक्ति। अब रे किसी भी हालत में राजकुमार को जाने नहीं देती। ओपल के अवतार के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था, जिसे देखकर सभी गार्ड घबरा गए थे। हालांकि उन्हें इसका कारण ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बातें काफी तर्कसंगत थीं। तुम्हें सारी अंदरूनी जानकारी होगी, है ना? पौराणिक राक्षसों का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी जगहें कौन सी हैं? अधिक आबादी वाली जगहें, आक्रमण के बाद बची हुई अतिरिक्त जगहें, सभी ठीक है, बशर्ते वे टोटेम रैंक या उससे ऊपर की हो, उसने पूछा। और कोई आवश्यकता है?
राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। उसने उस भ्रम को पहचान लिया, लेकिन वो यह नहीं बता सका कि इसका इस्तेमाल कौन बातचीत करने के लिए कर रहा था। ओपल के निर्णय लेते ही माया ने उसकी थोड़ी पर हल्के से थपथपाया। अगर किसी नाटकीय बचाव दृश्य या भाईचारे से बढ़कर कुछ और होने की संभावना हो तो। गार्ड ने मानव रूप में काली धुंध उगलते हुए, हंसने की कोशिश न करते हुए गलती से अपने श्वास हथियार को सक्रिय कर दिया। क्या उस मायावी लड़की में कुछ गड़बड़ है? राजकुमार ने दाना से फुसफुसाते हुए पूछा। ये बहस का विषय है, हालांकि वो कामुक ड्रामा की बहुत बड़ी प्रशंसक है, डाना ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उन्हें वाकई ओपल के लिए बाहरी दुनिया से अधिक संपर्क स्थापित करने का कोई तरीका ढूंढना था, लेकिन समस्या ये थी कि वो क्रिस्टल से बनी एक तितली थी। उससे भ्रम के अलावा किसी और तरीके से संपर्क स्थापित करने की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं था। नाकीनव शहर के एक किलेबंद हवेली में एक अकेला अजगर पौराणिक उपचार औषधि के एक कुंड में पड़ा था, जबकि 1 दर्जन नौकर और वैद्य उसके रक्तस्राव को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक और उपचार मंत्र के विफल होने के बाद एक युवा वैद्य ने विनती करते हुए कहा, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे एक श्वेत ड्रैगन लाओ। शैडो गार्जियन ने मृत्यु के नियम में महारत हासिल कर ली होगी। देखो, मांस पुनर्जीवित होने के बजाय सड़ रहा है। खून बहना किसी कौशल के प्रयोग से हो रहा है, लेकिन ये सड़न किसी मूलभूत समस्या के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। नियम, हमें किसी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह या तो मंदिर का मुखिया होना चाहिए या कोई अन्य पौराणिक श्वेत ड्रैगन। अब जाओ, वृद्ध वैद्य ने निर्देश दिया। युवा वैद्य कमरे से बाहर भाग गया, जबकि हत्यारे ने वैद्य से निगाहें मिला लीं। मुझे नहीं पता किसने उसे चेतावनी दी थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन वह मकड़ी इतनी तेजी से भागी कि मेरे द्वारा पहले से तैयार कौशल को सक्रिय करने से पहले ही मुझे खून बहने लगा। मैंने उसे घायल कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे मारा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। असंभव, उस खंजर की एक खरोंच भी मौत की सजा होनी चाहिए। कमरे के कोने से यह आवाज आए, तभी एक दानव बाहर निकला। छैया छैया, मैं कसम खाकर कहता हूं, ये सच है। मैंने उसे 1 दर्जन बार घायल किया और वह जरा भी धीमी नहीं हुई। मेरे पास था। अमर अवशेष का उपयोग करके भाग निकलना। वो उस समूह में हो सकती थी जिसकी सहायता के लिए राजकुमार गया था, लेकिन इसकी संभावना कितनी है? ऐसे हत्यारे यूं ही जंगल में नहीं भटकते। कौन? दानव ने पूछा। लेडी रे ब्लडबाथ ऑफ द डार्कलाइट होस्ट। राक्षस गुनगुनाते हुए बोला। लेडी रे, है ना? दिलचस्प, सोचो तो सही। मकड़ी देवी अमरता के इतने करीब है, जबकि इस दुनिया में उसका पहले से ही एक अमर संरक्षक मौजूद है। ये तो सर्वोच्च देवी का ही काम होगा। उन्हें अपने समूह का इस्तेमाल करना बहुत पसंद है, दूसरों के मामलों में दखल देना। क्यों? हत्यारे ने पूछा। क्योंकि वह ऐसा कर सकती है, क्योंकि तुम उसके पालतू जानवर को चुनौती देने के लिए काफी मजबूत थे। मकड़ी, कौन जाने, इसके पीछे के मकसद के बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। अराजकता का साक्षात रूप।